तो भाग 5 को कहा गया है संघ। संघ का मतलब क्या है कि हमारा भारत देश को जो मेनली चलाता है उन लोगों को कैसे बनाया जाता है, वो कैसे अपना काम करते हैं, उनका कर्तव्य क्या है, ये सब चीज़ लगभग इसे सभी आर्टिकल में मिलेंगे। तो भारत के संविधान का सबसे बड़ा भाग, ठीक ना, भारत के संविधान का सबसे बड़ा भाग लिख देते हैं, भारत के संविधान का सबसे बड़ा भाग है। ठीक ना, भाग 5 ही है। इसमें आर्टिकल बड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और आर्टिकल इसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक ना, लगभग 199 है ना, तो सबसे ज़्यादा आर्टिकल है, इसीलिए इसको सबसे बड़ा भाग कहा जाता है। देखिए इसमें 52 से लेके में अभी हम पढ़ाएंगे मतलब राष्ट्रपति। स्टार्टिंग में भारत में सबसे सर्वोच्च पद पे कौन है? राष्ट्रपति। भारत के कह सकते हो मालिक है, ठीक ना, मतलब कोई भी डिसीजन अल्टीमेटली डिसीजन उनके ही सिग्नेचर पे होता है। जैसे आप किसी कंपनी का नाम पढ़ते हैं ना, CEO, ठीक ना, किसी कंपनी का नाम पढ़ते हैं CEO होगा, तो हमारे इंडिया का CEO कौन है? यही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बोला जाता है ना, इंडिया का CEO ये है, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत का प्रथम व्यक्ति या भारत का प्रथम नागरिक के नाम से पूछे तो ये भारत का राष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक ना। इसीलिए भारत के संघ वाले चैप्टर में सबसे पहला ये राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है, ठीक ना। तो भारत के राष्ट्रपति एक्चुअली तो बीच बीच में आपको लगभग कितना 75-76 तक मिलेंगे, ठीक ना, 76 के बारे में चर्चा। लेकिन स्टार्टिंग में राष्ट्रपति का लगभग 9 आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक ना। इनका आर्टिकल, स्पेशली इनका आर्टिकल जो स्टार्टिंग में होता है 52 to 61, ठीक ना, और इनका लगभग सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। इनका मतलब ये मेन व्यक्ति है ना भारत के, कोई भी काम इनके ही सिग्नेचर पे होता है, या फिर भारत का यूँ कह सकते हैं CEO हैं, तो इनका हर एक आर्टिकल को आपको ध्यान रखना है। एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, आपको याद होगा तो ठीक है, अन्यथा हम पूरा एक एक आर्टिकल को अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। आर्टिकल है हमने अपने ऐसे ही बना के रखे हुए हैं, पका चूनी पुनर्योग, ठीक ना, शर्त शपथ महाभियोग। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे ना दोहा वगैरह, कोई दोहा जानता है? कोई एक ठो दोहा सुना देते हैं। कोई हिंदी से पढ़े हैं आप लोग ना? हिंदी बोर्ड से ही पढ़े ना, बचपन से इतना बड़ा हो, कोई एक ठो दोहा बता दो टाइम पढ़ने के लिए। तो आप लोग वैसे ही कुछ ये बनाया गया है, ठीक ना, पका चूनी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग, ठीक है। तो राष्ट्रपति का यदि पद के बारे में पूछे, पद, ठीक ना, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ये आर्टिकल 52 में कहा गया है, ठीक ना। किस में कहा गया है? भारत में एक राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति प्रमुख हैं, मेनली जो मेन सबसे मालिक है, वो राष्ट्रपति के पद का कहा गया है 52 में। उसके बाद ये कार्यपालिका के प्रमुख होंगे, कार्यपालिका के प्रमुख होंगे, कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में काम करते हैं। ये किस आर्टिकल में? 53 में। अब बस धीरे धीरे एक एक अंक आगे बढ़ते रहेगा, ठीक ना। पद हो गया, भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ये आर्टिकल 52। ये कार्यपालिका, भारत का कार्यपालिका का मतलब समझ रहे हो ना, कि जो मेनली डिसीजन लेता है, एग्जीक्यूटिव जो करता है, तो वो कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। उसके आगे है चुनाव, ठीक ना। चुनाव में 2 प्रकार के होते हैं। चुनाव में यहाँ पर भाग कौन कौन लेगा? क्या आप चुनाव में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के? कोई चुनाव में भाग लेता है? नहीं। तो इसमें कोई स्पेशल व्यक्ति भाग लेता है, वो कौन होगा, ठीक ना। इस सब के बारे में चर्चा 54 में कहा गया है, ठीक ना। चुनाव में भाग लेने वाले की चर्चा है, ठीक ना। ये किस में किया गया है? 54 में, ठीक ना। चुनाव में भाग लेने वाले कौन कौन लोग चुनाव में भाग लेंगे, हालांकि बताएंगे इसमें, ठीक ना। ये बस ये चीज़ें आपको आर्टिकल यहाँ से एक ही बार में याद हो जाएगा। पद हो गया, कार्यपालिका हो गया, निर्वाचन। इनका निर्वाचन कैसा होता है? निर्वाचन कैसे होता है?
ये कहा गया है 55 में, ठीक है। पद हो गया, कार्यपालिका हो गया, चुनाव में भाग लेने वाले लोगों की चर्चा है 54 में, निर्वाचन कैसे होता है, ठीक ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल कोई बता सकता है कितने दिन होता है? कोई 6 साल, कोई 5 साल, नहीं 5 साल होता है, ठीक ना। कार्यकाल का चर्चा है, कार्यकाल का चर्चा होता है, ये 56 में हो गया, ठीक ना, ये 56 में। पुनर्निर्वाचन, देखिए ये बातें कहा गया है, पुनर्निर्वाचन। एक बात ध्यान रखिएगा, कार्यकाल और योग्यता, मतलब कार्यकाल 5 साल का होता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 35 साल। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितना उम्र पे राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक ना, तो कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये है कि यदि हम आज राष्ट्रपति हैं ना, तो फिर एक बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, फिर एक बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, मतलब कि हम दोबारा तिबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, जितना मन उतना बार। इसलिए मैक्सिमम एज का कोई गणना नहीं की गई, कोई बात नहीं की गई है संविधान में। तो पुनर्निर्वाचन की चर्चा की गई है 57 में, मतलब एक बार कोई राष्ट्रपति बन जाए तो वो दोबारा से भी राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बारे में 57 में कहा गया है, ठीक ना। इधर आ जाओ बाबू, यहाँ पे बैठ जाओ, बिक्की थोड़ा अपना बैग उतर कर लीजिए, ठीक ना। पुनर्निर्वाचन, फिर ये है योग्यता। योग्यता जैसे तुमको होता है ना एसएससी में एलिजिबिलिटी, समझ रहे हैं। एसएससी में जीडी के लिए आपको 10 मांगेगा, आपको रनिंग मांगेगा, मेडिकल फिट होना चाहिए, आपको सीजीएल में ग्रेजुएशन मांगेगा, एमटीएस में 10+2 10 पर होता है, सीएचएसएल 10+2 मांगता है। तो हर चीज़ का एक एलिजिबिलिटी होता है, चाहे आप असम रिक्वायरमेंट के लिए कुछ एलिजिबिलिटी का देता है। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति का कुछ योग्यता होता है, राष्ट्रपति को भी एक योग्यता होता है। तो इसमें इनके लिए क्या योग्यता है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा की गई है किसमें? 58 में, ठीक ना। एक एक अंक पढ़ रहे हैं कितने आसानी से, ठीक है। शर्त क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए, शर्त क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें कही गई हैं 59 में, ठीक है। ये शपथ, जो शपथ लेता है ना, मैं श्री ये शपथ लेता हूँ अपने कार्य निर्वहन करूँगा वगैरह वगैरह, तो वो शपथ जो लेते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सामने, ठीक ना। शपथ लेते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सामने। तो इसकी चर्चा किस में है? 60 में। अब महाभियोग क्या है? 61। इतनी ही आर्टिकल मोटे मोटा राष्ट्रपति को आपको पढ़ना है, ठीक है। महाभियोग का मतलब ये होता है, इस महाभियोग का मतलब ये होता है कि यदि हमको या फिर हमारे नरेंद्र मोदी को या फिर हमारी सरकार को या फिर पूरे देश को, ठीक ना, राष्ट्रपति अच्छे नहीं लग रहे हैं, उनकी कुछ गड़बड़ बातें समझ में आ गई है या फिर वो कुछ घोटाला कर रहे हैं, तो उन पर महाभियोग चला के उन्हें हटाया जा सकता है। ये बात कही गई महाभियोग। तो इसकी बहुत सारी प्रक्रिया है, वो सब बताएंगे इसी क्लास में, ठीक है। तो आप लगभग उनके आर्टिकल को यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। एक बार ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है। पक्का चूनी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग, पद कार्यपालिका का प्रमुख, चुनाव में भाग लेने वाले लोगों की संख्या, निर्वाचन, कार्यकाल, पुनर्निर्वाचन, योग्यता, शर्त क्या है कि क्या क्या चीज़ बनने के लिए उनको होना चाहिए, और उसके बाद शपथ, और उसके बाद महाभियोग। हो गया, आगे बढ़ें। लगभग समझ गए। महाभियोग का मतलब उन्हें हटा देने का, जबरदस्ती हटा देने का। यदि राष्ट्रपति कोई है, भारत का मेन आदमी है ना, तो हम भी तो भारत के नागरिक हैं, वो भी भारत के नागरिक हैं, आपके भी पापा 35 साल से ऊपर हैं, तो राष्ट्रपति बनने के लिए तो वो भी एलिजिबल है, भारत के नागरिक होना चाहिए। तो वो मतलब कि कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बन जाता है, तो यदि कुछ गलत काम करे या फिर कुछ उल्टा पुल्टा समझ में आता है, तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया को ही महाभियोग कहा जाता है। तो महाभियोग वो हटाने की प्रक्रिया है मोटी मोटा, ठीक ना, कैसे हटाया जाता है। और कोई सबसे पहला आर्टिकल क्या था? 52, है ना। ठीक ना, ये क्या था? पद। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, बस ये बातें आप समझ लीजिए। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक ना। अच्छा, मन में आएगा डाउट कि सर जी यदि राष्ट्रपति ही होते हैं ना, यदि सडनली राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, है ना, हार्ट अटैक तो किसी को भी आ सकता है, तो उस कंडीशंस में हमारे यहाँ बहुत सारी व्यवस्था की गई है। यदि राष्ट्रपति की हमेशा एक राष्ट्रपति देश को हमेशा चाहिए, मतलब देश का मालिक हमेशा कोई ना कोई एक पर्सन को रहना होगा। यही चीज़ 52 में कहा गया है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक ना।
यदि इनकी मृत्यु हो जाती है सडनली तो इनके लिए एक स्टेपनी रखा गया। स्टेपनी मतलब समझते हो ना, वाइस प्रेसिडेंट। स्टेपनी मतलब समझते हो, ये सडनली यदि इनको कुछ हो जाता है तो एक वाइस प्रेसिडेंट रखे गए हैं। यदि उस समय वाइस प्रेसिडेंट भी उपस्थित ना हो, मान लेते हैं कि राष्ट्रपति को कुछ हो गया और उपराष्ट्रपति भी नहीं उपस्थित हो, तो आर्टिकल 70 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को उस समय कुछ टाइम के लिए राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, ठीक ना, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो कोई यदि दूसरा उनके पद पे जाता है तो वो मैक्सिमम 6 महीना के लिए जा सकता है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि उपराष्ट्रपति, हालांकि उपराष्ट्रपति जब पढ़ाएंगे तो इसको चीज़ मेंशन करवाएंगे, अभी लिखिएगा नहीं। पूछता है क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर या फिर राष्ट्रपति के हैसियत पर कितने दिन काम कर सकता है? 6 महीना। बताएं क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में स्पष्टली रूप से ये कहा गया कि राष्ट्रपति का बहुत सर्वोच्च पद है, मतलब शुद्ध पद है। ये जूठा खाना के जैसा हो जाएगा। यदि कोई दूसरा उनके पद को अगला कार्यकाल में ले लेगा ना तो वो जूठा खाना टाइप का हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। मान लेते हैं 3 साल हमारे यहाँ द्रौपदी मुर्मू रही, उसके बाद कोई दूसरा बन जाता है, ठीक ना, तो वो कुछ टाइम के लिए रहेगा तो वो जूठा टाइप का हो जाएगा। इसीलिए बस 6 महीना टेम्पोररी रखे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कोई दूसरा बनेगा भी तो 6 महीना के बाद हट जाएगा। राष्ट्रपति प्योर यदि कोई बनना होगा तो उसको प्योर पूरा इलेक्शन से आना पड़ेगा, तभी वो राष्ट्रपति असली का है। टेम्पोररी हो जाते हैं, ठीक। उसका जो टर्म रहेगा वो पूरा 5 साल। हाँ, यदि कोई नया राष्ट्रपति चुनाव से आता है तो उसका टर्म 5 साल रहेगा, ठीक है। यदि राष्ट्रपति बीच में कुछ हो जाता है, जो बने हुए राष्ट्रपति हैं, तो उनकी जगह पर एक राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन वो टेम्पोररी रहेंगे, ठीक है, वो हट जाएंगे अपने टाइम के बाद। 53 में क्या है? भारत के कार्यपालिका का प्रमुख रहेंगे। भारत के कार्यपालिका के प्रमुख भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक ना। जैसे हर एक कंपनियों के एक प्रमुख होते हैं, हमारे स्टेशन के भी, रेलवे के भी एक प्रमुख हैं। जैसे होता है ना, NFR का एक GM होगा, ठीक ना, हमारे लमडिंग डिवीज़न का एक डिवीज़न का DRM होगा, ठीक है, हमारे स्टेशन का भी एक प्रमुख होगा ना। जैसे आपके घर का एक प्रमुख है, उसी तरह से हमारे देश का एक प्रमुख है, जो मतलब वही कि उस जो भी इंटरनेशनल समझौता हो, चाहे हमारे देश में कोई काम हो या फिर कोई नाम चेंज करना, असम का नाम अहोम रखना है, तो वो लगभग जो मेनली अल्टीमेटली जो सिग्नेचर होगा वो राष्ट्रपति का। तो यही कहा गया है राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख, ठीक है। आगे आते हैं 54 में। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, कोई बता सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव में MLA और MP। ऐसे बताइए, ये ऐसे मतलब रोहन बताओ। हालांकि ठीक है आपका कुछ हद तक। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत कहाँ रहे? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा का भी तो विधानसभा के सदस्य। चलिए देखिएगा, ठीक ना, हम बताते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना, एकदम अच्छे से रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में हो गया है। कश्मीर के निर्वाचित सदस्य, ये बात को ध्यान रखना है। निर्वाचित सदस्य का मतलब समझते हैं? निर्वाचित सदस्य का मतलब जिनको हम लोग वोटिंग करके भेजते हैं, समझे ना। जैसे हमारे यूपी में ना एक विधान परिषद है,
ठीक है। ये हमारे यहाँ यूपी में है, बिहार में है, ठीक ना, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक ना, और ये जम्मू कश्मीर, कर्नाटक में भी है, ठीक ना। जम्मू कश्मीर में पहले था, अभी नहीं है। तो ये विधान परिषद, जहाँ जहाँ विधान परिषद है तो वो वहाँ पर जो विधान परिषद के मेंबर भी एमएलए आते हैं, लेकिन वो लोग शाम नहीं लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ से आप कोष्ट बना के लिखिएगा, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सर पहले विधान परिषद जम्मू एंड कश्मीर में था क्या? हाँ, ठीक ना, निर्वाचित सदस्य, इतना लोग इसमें भाग लेते हैं। के विधान के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये लोग इनके इलेक्शन में भाग लेते हैं, सब लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। यही चीज़ आर्टिकल 54 में कहा गया है। नहीं लिख पाया अभी? हो गया। विधानसभा जो आपके एमएलए नहीं होते हैं ये लोग, ठीक ना, जो आपके स्टेट जैसे असम के हैं ना, तो असम के एमएलए लोग हैं ना, वो लोग भी इलेक्शन में भाग लेते हैं उनके। अभी सबका अलग अलग वैल्यू होता है, अभी बताएंगे इसमें कैसे होता है। हो गया? क्या पूछो ना, हमसे बता देते हैं। देखो आर्टिकल 55 में ये कहा गया है, राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है ना, एकल संक्रमणिक मत या फिर अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। इसका मतलब क्या होता है? छाप रहे हो आप लोग? जल्दी से छाप लो, अच्छा, ठीक ना, छापने में टाइम आप लोग ज़्यादा लगा देंगे ना। वही है निर्वाचन, ठीक ना, चुनाव और निर्वाचन। अब ये इनको चुनने के लिए इतने लोग भाग लेंगे, लेकिन जो वोटिंग होता है वो निर्वाचन कैसे होता है, ठीक ना, वोटिंग कौन कौन देगा, तो ये 54 में है। 55 में पद्धति क्या अपनाई जाती है? हम लोग एमएलए को वोट देने जाते हैं तो हमारे एक वोट का वैल्यू एक होता है ना। आप सोचो, आप एमएलए को जिताने गए, चाहे आप एमपी को वोट देने गए, तो आप एक पर्सन है तो आप एक वोट दोगे तो एक वैल्यू होगा, ठीक ना। अभी रुक जाइए ना, हम लिख लें। सर जो आप जो बोल रहे हैं वहाँ पे स्टेट से, जैसे कि आसाम का वार्ड कमिश्नर या स्टेट ये वही बताएंगे बाबू, ठीक ना, वही बताएंगे। थोड़ा सा छापो जल्दी जल्दी आप लोग। ये शब्द थोड़ा आप लोग को कंफ्यूजन कर रहा होगा, ठीक ना, इस चीज़ों को हम क्लियर करेंगे अभी। सर लास्ट वाला क्या है सर, ब्रैकेट के बाद? द्वारा होता है, संक्रमणिक मत द्वारा होता है या अनुपातिक पद्धति, ये दो चीज़ें लिखी जाती है। हो गया? देखो 55 को बहुत अच्छे से समझिए। यही होता है, मतलब एक नॉर्मल इलेक्शन और एकल संक्रमणिक या फिर राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या डिफरेंट होता है, यही 55 ही मतलब मेनली डिफरेंट बताता है, ठीक है। देखो आपके सब लोग छाप लिए ना, आप समझोगे ना, कोई छाप नहीं ना रहा है? ठीक है। जैसे हम लोग वोटिंग करने जाते हैं ना, तो हम वोट करने गए तो हमारा एक वैल्यू है, चाहे एकदम धीरू भाई अंबानी का बेटा जैसे मुकेश अंबानी है, उनका भी एक ही वोट है कि नहीं?
वोट एक ही है, चाहे एकदम गरीब से गरीब व्यक्ति हो, चाहे एकदम अमीर से अमीर व्यक्ति है, सबके वोट का वैल्यू क्या है, एक है। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में सबके वोट का वैल्यू एक नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि किसका कितना वैल्यू होगा? तो सबसे पहले एमएलए का देख लेते हैं कि एक हमने क्या लिखे हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक ना। ये विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है आपके स्टेट वाला। तो सबसे पहले एमएलए, विधानसभा में कौन जाता है, एमएलए लोग जाते हैं। लोकसभा में कौन जाता है, एमपी लोग जाता है। राज्यसभा में भी एमपी लोग जाता है ना। राज्यसभा, लोकसभा में एमपी लोग जाते हैं। तो देखिए राज्य के एमपी लिख देते हैं एमएलए, ठीक ना, बस एमएलए लिख देते हैं, समझ लोगे ना सब लोग, ध्यान से समझो, ये बहुत कंफ्यूजन वाला है, गणित जैसे रहता है। हाँ ना एमएलए लिखिए आप, ठीक ना। एमएलए, एक एमएलए का कितना वैल्यू होगा उसके वोट देने का, तो ठीक है। तो वो किस स्टेट का है ये मैटर करता है। असम का अलग होता है, अलग होगा, यूपी का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, आपके त्रिपुरा का अलग होगा, सिक्किम का अलग होगा, सबके वोट का वैल्यू अलग अलग होगा। तो एमएलए की वैल्यू, एमएलए के वोट का महत्व, ठीक ना। एक एमएलए जो है उसके वोट का महत्व होता है, वो किस स्टेट से है, राज्य की जनसंख्या, सभी एमएलए की संख्या, ठीक ना, उस स्टेट के, राज्य की संख्या बटा के उस राज्य की लिख देते हैं, उस राज्य के सभी एमएलए की संख्या, ठीक ना, गुणते 1/1000। ये एक एमएलए के वोट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये एक एमएलए का, अब आपको समझ में आ रहा है ना कि जिस स्टेट का होगा उसका अलग अलग होगा, ठीक है। ये आपसे मतलब कि थोड़ा डीप में कभी एग्जाम कोई देने जा रहे हो, एसएससी का जैसे सीजीएल का हो गया, या फिर आप सिविल सर्विस का दोगे, तब उसमें ये पूछेगा कि क्या ये रेशियो कौन सा सही है। 4 गो ऑप्शन दे देगा, चारों ऑप्शन में से कोई एक आपको चूज करना होगा कि कौन सा रेशियो सही है, ठीक है। तो ये एक एमएलए की वोट का वैल्यू हो गया, ठीक है। इसके बाद एक एमपी की वोट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। एमपी के वोट का वैल्यू, ये तो चल ही नहीं रहा, महत्व मतलब वैल्यू, ठीक ना। आपका कितना महत्व है आपके परिवार में, समझ रहे हो ना। कोनो मतलब घर में 4 बच्चा है तो एक ठो का मम्मी पापा तुमको भावे नहीं देता है, ठीक ना, ये तो आवारा है है। लेकिन एक ठो बढ़िया लड़का है, वो मम्मी पापा का सब बात सुनता है, तो समझ रहे हो ना, वो अपने आप को कह रहा है कि हम आवारा है घर में का, है ना। ऐसा बात नहीं है अमन। तो घर में समझते हो ना महत्व, किसका कितना ज़्यादा वैल्यू होता है, तो वही है महत्व, समझे ना, वैल्यू कितना आपका वैल्यू होता है। चाहे आपका हर जगह, दोस्तों में भी कितना आपका वैल्यू किया जाता है, ये भी मैटर बहुत करता है। तो एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेट वाला था, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट का महत्व, सभी एमएलए के वोट का महत्व बटा के सभी एमपी, मतलब इंडिया में एमपी कितने हैं, लगभग आप लोकसभा में 552 मैक्सिमम है, और राज्यसभा में 250, ठीक ना, 250, और लोकसभा में 552। तो ये पूरा मिला के एक रेशियो, वोट नहीं देंगे, 12 लोग नहीं देंगे, ठीक ना, वो 12 लोग नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना भूल गए 54 में, ठीक है, अभी बता देते हैं। ये इस तरह से वोट होता है इन लोगों का। ये आपसे थोड़ा डीप में जाओगे कोई एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक ना, तब जाके आपसे पूछे जाएंगे लगभग ग्रुप बी के एग्ज़ामों में। और इसका कुछ नहीं पूछे जाएंगे, ये अनुपात पूछे जाएंगे, रेशियो, कि किस रेशियो में ये लोगों का होता है, ठीक है। अमन लिख नहीं रहे हो, क्या लिखे, मन में लिख रहा है।
54 में एक चीज़ मेंशन करना होगा आपको, ठीक ना। छाप लिए 55 को पूरा अच्छे से समझ में आया कि नहीं। देखो, एक एमएलए के वोट का महत्व यदि पूछे, ठीक ना, तो किस स्टेट का है, उस राज्य के सभी जनसंख्या, ठीक ना, राज्य की पूरी पॉपुलेशन अब बटा कि उस राज्य में कितने एमएलए हैं, गुणते 1/1000। फिर एक एमपी के वोट का महत्व पूछे तो सभी एमएलए का वोट का महत्व बटा में सभी एमपी, एमएलए का जो ये निकला रहेगा उसी में से एमपी। इसीलिए हर एक एमएलए की वोट का वैल्यू अलग होता है, हर एक एमपी के वोट का वैल्यू अलग हो जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि एकल संक्रमणिक मत, मतलब हर एक पर्सन का एक अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक ना। या फिर इसका दूसरा नाम बोला जाता है रेशियो कंडीशन, ठीक ना, अनुपातिक पद्धति। अनुपातिक पद्धति के अनुसार ये होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें आर्टिकल 54 में ना, चुनाव में तो ये लोग भाग लेते हैं, ठीक ना। हमने बोला लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जैसे आप सोचो, बता रहे हैं, आप लोग गांव से कितने लोग हैं, गांव से तो कुछ लोग हैं ना, तो आप लोग जानते होंगे मुखिया जी एक ठो हैं, है ना, मुखिया जी होते हैं। अब मुखिया जी यदि जो अभी मुखिया जी हैं उनके साथ घूमने वाले 4-5 लोग हमेशा रहेंगे, चमचा, समझ रहे हो ना। तो वो चमचा किसका आदमी है, मुखिया जी का, तभी ना वो पूरे गांव को प्रदर्शित कर रहा है कि हम इनके संगे घुमाते, तो हम इन्हीं का आदमी है, ही कन्फर्म है। इसी तरह से राष्ट्रपति भी पूरे संसद से 14 लोगों को अपना चमचा बनाते हैं, मतलब कह सकते हो चुनते हैं कि ये हमारा आदमी है। तो आप सोचिए, जो राष्ट्रपति अपना आदमी चुनेगा उसको, वो व्यक्ति को ना इलेक्शन लड़ना है ना कुछ लड़ना है, केवल उसको अपने राष्ट्रपति अपने पावर से पार्लियामेंट में बुला लेते हैं, ठीक ना, अपने एमपी बना लेते हैं उसका। तो वो व्यक्ति किसी दूसरे को वोटिंग करेगा? जिसको फ्री में सब फैसिलिटी राष्ट्रपति दे रहा है वो दूसरे को वोट करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए उनको वोट की वैल्यू से हटा दिया गया, मतलब वो वोट नहीं देंगे। मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, मनोनीत का मतलब जिसको हम खुद चुन के लाए हैं, उसको कोई इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ा है, ठीक ना। जैसे आपके यहाँ एमएलए लोग इलेक्शन लड़ के न जाते हैं, जो जीतता है, चाहे बीजेपी जीते, सपा जीते, चाहे कोई भी जीत रहा है, तो इलेक्शन लड़ता है, पैसा खर्चा करता है। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे यहाँ 14 लोग जिनको इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, उनको, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर हैं, है ना, उनको इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको राष्ट्रपति ऐसे ही चुन लेती है, क्योंकि वो मतलब हमारे देश के खेल जगत में बहुत अच्छा काम किए हैं। तो उन्हीं लोगों को राष्ट्रपति चुनते हैं जो किसी साहित्य, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, किसी भी क्षेत्र में, फिल्म जगत में अच्छा काम किया हो, तो उसमें 12 लोगों को चुन लेता है। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये बात समझ में आया? ये कंफर्म है कि वो किसको वोटिंग करेगा, जो पहले से राष्ट्रपति था। मान लेते हैं द्रौपदी मुर्मू है इस बार, अगली बार फिर वही इलेक्शन में खड़ा हो जाए और कोई दूसरा मीरा कुमार खड़ा होती हैं, तो वो जो 14 लोग हैं तो उनका तो वोट एकदम द्रौपदी मुर्मू को ही मिलेगा, ये कंफर्म है। इसीलिए उन लोगों को इलेक्शन से बरी कर दिया गया कि आप इसमें नहीं शामिल हो सकते, हटा दिया गया है, ठीक है। मीरा कुमार कौन है? मीरा कुमार पिछली बार उनका मतलब साथ में लड़ी थी, ठीक ना, कांग्रेस की तरफ से। 14 व्यक्ति 12 ठो राज्यसभा से और 2 ठो लोकसभा से, इग्लो इंडियन। 12 से राज्यसभा से चुना जाते हैं और 2 ठो अभी बताएंगे आगे, जस्ट इसी चैप्टर में उसको बताएंगे वो किस आर्टिकल से चुनते हैं, उनको क्यों पावर ये दिया गया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया? 55 तक कोई दिक्कत नहीं है, सच में कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी पूछेंगे हम रेशियो अमन से, ठीक ना, महत्व तो बढ़ाना है तो तुम्हारा महत्व तो बढ़ाएंगे ना। अभी हम क्लास में भी तो महत्व होना चाहिए। फिफ्टी 56 में क्या बोले हमने? कार्यकाल, है ना। 56 में क्या है? कार्यकाल। भारत के राष्ट्रपति का
कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु ये चीज़ें लिखा गया है, परंतु वो अपने पद पर तब तक बने रहेंगे, हाँ तब तक बने रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति ना देश को मिल जाए, एक नया राष्ट्रपति नहीं मिल जाए। ये चीज़ें कहा गया है 56 में कार्यकाल, और उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। कार्यकाल उनका कितना होता है? 5 साल का। हो गया? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अरे हिंदी तो मूवी देखते हैं ना, हैं? मूवी देखते हैं ना, बातचीत तो हिंदी में करते होंगे ना, घर पे डिस्कशन तो हिंदी में करते होंगे ना, तो ये बात ही तो कर रहे हैं ना। इसमें आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है बताइए? कौन सा शब्द? भारत कार्यकाल क्या होता है ये सब? कार्यकाल का मतलब टाइमिंग, कितना टाइम तक है, ठीक ना। ये चीज़ होता है कार्यकाल। आपको ग्रेजुएशन करने में कई साल लगा, वही आपके ग्रेजुएशन का कार्यकाल होगा, ठीक ना। कार्यकाल वही, कितने दिन तक वो राष्ट्रपति अपने पद पे रहेंगे, एक राष्ट्रपति। 56 हो गया। 57 में क्या लिखवाए थे? पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब ये होता है कि एक राष्ट्रपति, एक भारत का एक व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये चीज़ ही 57 में कही गई है, एक बार निर्वाचन के बाद। अच्छा 55 में एक चीज़ याद रखिएगा आप लोगों ने, एक चीज़ छूट गया है, अच्छा अंतिम में बता देंगे। उसमें थोड़ा सा कुछ और भी मेंशन करना था निर्वाचन की पद्धति में। 57 में पुनर्निर्वाचन मतलब कोई भारत का एक व्यक्ति पुनर्निर्वाचन के आधार पर कोई भी भारत का नागरिक कोई मतलब आपके चच्चा नहीं, ठीक ना। पुनर्निर्वाचन के आधार पर कोई भी भारत का नागरिक एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब यही बात है, एक बार राष्ट्रपति बन गया ना तो एक बार और भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये चीज़ें 57 में कही गई है। क्या? हाँ यही चीज़ कहा गया है, लेकिन और सभी सर्वोच्च पदों पे और सब लोगों के लिए ये नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है ना, इनका मैक्सिमम उम्र रख दिया गया है कि 65 के बाद सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं रह सकते आप। ये चीज़ें कही गई है, ठीक है। तो ये सब सर्वोच्च पद है, इसलिए इसमें मेंशन करना ज़रूरी है कि वो कब तक रह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उनको डिसीजन लेना है, ठीक है ना, किसी को जस्टिस करना है। इसीलिए उनका मैक्सिमम एज डिसाइड कर दिया गया है कि 65 है, लेकिन इनका मैक्सिमम एज नहीं है। ये जब तक मरे नहीं तब तक राष्ट्रपति रह सकते हैं, ठीक है। 57 के बाद 58 है ना। 58 में क्या था? योग्यता है ना। योग्यता में देखते हैं क्या है, यही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। नहीं तो सब लोग चाहता कि हम राष्ट्रपति बन जाए, इनमें ही यही योग्यता एक अलग से है। छाप लियो यहाँ तक 57 तक आप लोग। 58 बताएं।
योग्यता को मतलब ऐसे आप कह सकते हैं, पहली बात कि वो कोई भी व्यक्ति 35 कम से कम 35 साल हो, ठीक ना, भारत का नागरिक हो। हमने आपको नागरिक वाला चैप्टर पढ़ाया था ना। भारत में तो कई प्रकार के लोग रहते हैं, विदेशी लोग भी रहते हैं, ठीक ना, शरणार्थी लोग भी रहते हैं। जैसे बाहर से कोई घूमने आए तो वो भी इलेक्शन लड़ सकता है क्या? ऐसे कंडीशन नहीं है। पहली बात है कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 35 साल, ठीक ना, और वह भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, उस पर कभी भी न्यायालय या फिर उसको दिवालिया घोषित ना कर दे, या फिर भारत के साथ घोटाला करने, जैसे नीरव मोदी आए तो वो भी तो भारत का नागरिक है तो भारत का नागरिक 35 साल का हो ही गया होगा, तो क्या वो इलेक्शन लड़ सकता है राष्ट्रपति का? नहीं, क्योंकि वो एक बार दिवालिया घोषित हो गया, फरार घोषित हो गया। वैसे व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बना के ठीक बात नहीं होगा, ठीक ना। दिवालिया मतलब बैंक करप्ट हो गया, ठीक ना, एकदम उसका सब पैसा वैसा सब खत्म हो गया किस तरह से, ठीक है। तो पागल दिवालिया घोषित ना हुआ, ये योग्यता है उसका। फिर दूसरी बात है, ये सब चीज़ तो नॉर्मली सबके पास है ना। हम भी भारत के नागरिक, या फिर हमारे पापा भारत के नागरिक होंगे ना, सबके पापा भारत के नागरिक होंगे, पागल दिवालिया ना होंगे, और 35 साल का उम्र भी पार कर लिए होंगे। लेकिन एक मेनली जो है ना, कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति का चुनाव तभी लड़ सकता है जब उसको हमारे लोकसभा में कितना होता है? 552, ठीक ना। राज्यसभा में कितने होते हैं? 250। ये जोड़ेंगे तो 10, 5 2 7 1 8, 802, लगभग 800 ना, 800 होगा ना जी, लगभग 800 लोगों में से, ठीक ना, ये 800 लोगों में से उसको 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, मोटी मोटा 100 लोग पहले उसको सिग्नेचर करके दे देंगे कि हाँ हमारे तरफ से ये व्यक्ति राष्ट्रपति का कैंडिडेट उठ रहा है। जैसे आप लोग राष्ट्रपति का, जैसे जुलाई 2000 कब मुर्मू जी बनी? जुलाई 2020 में की 22 में बनी ना। तो आप याद रखिएगा लगभग जून उनके टाइम में ये हल्ला हो चुका था कि कांग्रेस के तरफ से कौन उठ रहा है और बीजेपी के तरफ से कौन उठ रहा है। मुर्मू जी का खूब नाम चल रहा था। तो कोई व्यक्ति यदि खुद चाहेगा कि हम राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़े ना, तो वो नहीं लड़ सकता है, क्योंकि उसको कम से कम इस 800 लोगों में से 100 लोगों द्वारा लिखित प्रमाण होना चाहिए, अनुमोदक और प्रस्तावक, कि ये 100 लोग लिख के देंगे कि हाँ हमारे तरफ से ये व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो रहा है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर कोई जो पार्टी सत्ता में है ना, वही राष्ट्रपति बना पाती है, कोई व्यक्ति सोच के राष्ट्रपति नहीं बन पाता है। मतलब बीजेपी जिसको चाह दी आज के समय में, उसके पास बहुमत ज़्यादा है ना, बीजेपी जिसको चाह देगी वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो उसे कम से कम, ठीक ना, 100 अनुमोदक और 100 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। ये पहले 10-10 था, 1997 में ये 50-50 किया गया। इससे पहले ये 10-10 थे, 1997 से पहले ये 10-10 थे, 1997 के बाद ये 50-50 कर दिया गया। तो योग्यता में पहला, ये सब योग्यता आपको याद रखना है। कम से कम उम्र लिख देते हैं, कितना, उम्र कितना होना चाहिए? 35। दूसरा होता है भारतीय नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, और चौथा है 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक पहले होना चाहिए। यही चीज़ तो समझाया हमने कि इस 800 लोगों में से 100 लोग, ठीक ना, कम से कम 100 लोग, अधिक से अधिक आप बढ़ा सकते हैं, कम से कम 100 लोगों द्वारा ये लिखित प्रमाण होना चाहिए कि हाँ हम इस पर्सन को राष्ट्रपति के लिए खड़ा कर रहे हैं। ये 800 लोगों में से 100 लोग नॉर्मल नहीं है। आप यदि यहाँ से एक एमपी जाता है तो उसके पीछे पूरा फोर्स रहती है। ये नहीं है कि आम नागरिक हो, वो एक एमपी होना चाहिए, एमएलए भी नहीं, एक एमपी होगा, वही अनुमोदक और प्रस्तावक बन सकता है। समझ में आ रहा है? वो एमपी होगा तो वही अनुमोदक या प्रस्तावक बन सकता है। मतलब 100 लोगों द्वारा सपोर्ट चाहिए उसको। सर अगर 2 व्यक्ति उठा, 2 हाँ, पार्टी से, हाँ, तो उसको 16 कौन देगा? दोनों पार्टी मिलाकर एक मान लेते हैं सपोज दैट एक व्यक्ति को कांग्रेस खड़ा करती है ना, मीरा कुमार को, और बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को खड़ा की थी। तो मीरा कुमार जो खड़ा हुई थी उनको कांग्रेस की तरफ से अनुमोदक प्रस्तावक मिल गए होंगे, कांग्रेस के पास भी तो वोट है, तो अनुमोदक प्रस्तावक उसको कांग्रेस की तरफ का मिल गया होगा, इनको मीरा कुमार को बीजेपी वाले लोगों का मिल गया होगा।
ठीक ना, ऐसे होता है, इसीलिए इनमें कोई भी नहीं खड़ा हो पाएगा। और दूसरी बात है, ये 5वां बात है कि आरबीआई को आरबीआई को 15,000 रुपया, जो भी व्यक्ति खड़ा होगा ना इलेक्शन में, वो 15,000 रुपया आरबीआई को जमा करेगा। ये जमा करना होता है। फिर वही बात, सब लोग अलग अलग जब एक बार बता रहे हैं तो क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग भाई? अब छापने के चक्कर में देखो ना चीज़ें। अनुमोदक प्रस्तावक का मतलब इस 800 लोगों में से ना 100 लोग पहले से ज़रूरत होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मुखिया जी का इलेक्शन आता है गांव में ना, देखते हो ना मुखिया जी का, तो गांव भर में से लगभग 8-10 लोग खड़ा हो जाता है, जो मन वो जाके पर्चा 500 रुपये में भराता है, भर देता है, और रोज़ मतलब खुरपी गड़ास कमल क्या क्या चीज़ें चुनाव चिन्ह लेके आ जाता है ना, चाहे जो कुछ भी हो उस टाइम वो। आप देखो, यदि मुखिया जी का इलेक्शन आता है तो यदि कोई व्यक्ति तुम्हारा मुखिया जी के इलेक्शन से पहले 6 महीना पहले तुम्हारा ज़्यादा सेवा कर रहा है, ठीक ना, तुम्हारे चक्कर में पड़ जाएगा, रोज़ प्रणाम करेगा, हालचाल पूछेगा, इसका मतलब वो मुखिया के इलेक्शन में उठेगा, ठीक है। ऐसे गांव में होता है कि मुखिया का इलेक्शन आने वाला है, बीडीसी का इलेक्शन चाहे जो कुछ भी, तो आपका ज़्यादा हालचाल पूछने लगता है। तो ऐसे हालचाल पूछने से राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं जीत सकते आप लोगों ने, ठीक ना। तो उसमें से जो 800 लोगों हैं उसमें से 100 लोगों का आपको पहले ही सपोर्ट चाहिए, इलेक्शन में खड़ा होने से पहले ही सपोर्ट चाहिए, 100 लोगों द्वारा लिखित प्रमाण होना चाहिए, तब जाके आप इलेक्शन में खड़ा हो पाएंगे। यदि आप खड़ा हो गए तो आपको आरबीआई को 15,000 रुपया देना पड़ेगा। यदि पूरे इलेक्शन हो गया उसका 1/6, मतलब मान लेते हैं कि 600 वोट पड़े हैं सपोज दैट, तो आप 100 वोट भी नहीं ला पाते हैं तो आपका ये 15,000 रुपया जब्त हो जाएंगे। ये छोटी अमाउंट है लेकिन ये चीज़ें कही गई है। इससे पहले ये 2,500 रुपया था, अभी कुछ दिनों से ये 15,000 कर दिया गया। ये 15,000 आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इसमें का ये पूछे जाते हैं और ये उम्र पूछे जाते हैं। भारतीय नागरिक हो, ये तो नॉर्मली सी बात है, ठीक है। पहले ये 2,500 था, अभी ये 15,000 कर दिया गया। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की ज़रूरत होती है, ठीक ना। ये होती है योग्यता, तब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का फॉर्म भर पाता है। समझ रहे हैं, फॉर्म का मतलब समझ, खड़ा हो पाता है। यही मतलब मेनली उनकी योग्यता होती है। ये जो आरबीआई को जमा कर रहे हैं, हाँ 15,000, हाँ, तो ये अगर जीत गया वो, हाँ, तो आरबीआई वापस कर देगी 15,000 वापस कर देगी, ठीक है। तो रख क्यों रही है? रख लेती है प्रोटेक्शन के लिए, कि मतलब ऐसे आपको अमाउंट बहुत कम लग रहा है, लेकिन पहले अमाउंट था और कह देता था कि ये चीज़ें मतलब खर्च में लग रहा है आपका, ठीक ना, ये इलेक्शन में खर्च है तो आप हमको देंगे, जो कुछ भी ये हमारे संविधान में आरबीआई को देना पड़ता है। हमारा तो बंद है, चेक कर लो तो एक बार, ठीक ना। इस समय क्या है ना कि ये काम हमेशा चलते रहता है, तो कुछ न कुछ ये लोग करते रहते हैं, ठीक है। हो गया योग्यता। अब अगला कौन सा है? शर्त, ठीक ना। शर्त में क्या है? शर्त ये है कि यदि आपका नौकरी लग जाता है, ठीक ना, डिफेंस में जाते हो तो 6 महीना तुमको डंडा से पीटने जैसा तुमको कष्ट होगा, ठीक ना। यदि तुम्हारा डिफेंस में नौकरी हो जाता है, सवेरे 4 बजे जगा देगा, उसी टाइम तुमको फ्रेश होने के 5 बजे तक ठंडी में दौड़ा देगा फील्ड में, ये शर्त है ना। तुम्हारे नौकरी का ये शर्त है ना। तो इनको कि इनके नौकरी का भी एक शर्त है। नौकरी कह सकते हैं कि ये सरकार में जा रहे हैं तो ये भी एक नौकरी कर रहे हैं, बस इनका भारत में सबसे बड़का वाला नौकरी है और सबका छोटका नौकरी होता है, उससे जो होता है सब नीचे होता है नौकरी में, कह सकते हैं, क्योंकि ये देश का सेवा कर रहे हैं। हम भी तो रेल का स्टाफ है, तो हम भी एक भारत सरकार का स्टाफ है, तो हम भी रेल का सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये भी सेवा कर रहे हैं और हम भी सेवा कर रहे हैं। तो ये शर्त उनके लिए कुछ कही गई है कि यदि आप राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं और आप किसी दूसरे भी लाभ के पद पर, जैसे किसी नौकरी में है या फिर कोई एमएलए है या फिर कोई एमपी है, तो उस पद को छोड़ना पड़ेगा। ये पहली शर्त है, ठीक ना। समझ में आ रहा है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है तो उसे अपना पुराना पद, चाहे जिस भी पद पे हो, ठीक ना, उसे अपना पद छोड़ना होगा। ये शर्त है। ये नहीं है कि नौकरी कर रहे हैं और नौकरी का भी रहे और ये राष्ट्रपति भी बन जाए, तो ये नहीं हो सकता, ठीक ना। चाहे आप एमएलए हो, एमपी हो, वो सब पद, चाहे आप क्या कहते हैं लोकसभा के मेंबर हो, राज्यसभा के मेंबर हो, किसी के भी मेंबर हो, आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा। चाहे मिनिस्टर ही खुद हो, चाहे प्रधानमंत्री ही खुद क्यों ना हो, ठीक ना,
वो पद आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप राष्ट्रपति बन पाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर नहीं रह सकता। नहीं रह सकता है, ठीक ना। राष्ट्रपति किसी भी लाभ के पद पर नहीं रह सकता है, यही बात है, ठीक ना। मेनली वही बात है। कोई अपना यदि दूसरे वो लाभ के पद पे दूसरे तरह से कहीं से उनको यदि सरकार की तरफ से इनकम होती है तो वो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये है शर्त। दूसरी बात ये है कि यदि आप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो आपको वेतन मिलेगा, भत्ता, जैसे वेतन इस समय 5 लाख रुपया भत्ता मिलता है, पेंशन मिलता है, राष्ट्रपति भवन मिलता है, वगैरह वगैरह चीज़ मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें ये मतलब शर्त में आती है, ठीक है। जैसे जितने हमारे यहाँ राष्ट्रपति लोग होते हैं तो उन लोगों को भवन मिलता है ना, तो लोग जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे बढ़िया राष्ट्रपति के श्रेणी में आप किसको रखते हैं? देखिए, है ना, APJ अब्दुल कलाम की कुछ खास बात बता सकता है अमन? राष्ट्रपति थे और कुछ नहीं थे। हाँ, मिसाइल मैन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है? उनको 98 में बोला गया कि आइए आपको हम मिनिस्टर का पद देते हैं, ठीक ना। कह सकते हैं ना, जैसे राष्ट्रपति तो मनोनीत सदस्य करता है ना, मनोनीत सदस्य करता है 2 एंग्लो इंडियन, तो उसी में कहा कि आइए हम आपको एंग्लो इंडियन बना के मिनिस्टर बनाते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, IT सेक्टर का। लेकिन ये कहना हमको मिनिस्टर नहीं चाहिए। वो उसके बाद वो एक प्रोफेसर के रूप में काम करना एक्सेप्ट किए, बट वो मिनिस्टर बनना एक्सेप्ट नहीं किए। उनकी एक बात हमको बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा पानी दीजिएगा, है पानी? राष्ट्रपति हमारे यहाँ जैसे APJ अब्दुल कलाम हैं, वो अपने एक इंटरव्यू में बोले थे कि वो अपना शादी का ही डेट भूल गए थे, है ना। सोच लो कि वो अपने काम में इतना बिजी थे कि वो अपना शादी का ही मतलब डेट भूल गए। और तुम लोग अभी हमारा 2 साल के बाद शादी होगा, है ना, 2 साल पहले ही सोचने लगते हो। तो ये सब चीज़ें होता है। हालांकि जीवन में एक ये भी खुशियों के मतलब कई सारी खुशियाँ होती हैं, एक शादी भी एक खुशी होती है। जैसे तुमने मैट्रिक पास किया, अच्छे नंबर आया, वो भी खुशी हुआ, ठीक है ना। हायर सेकेंडरी पास किए, वो भी एक खुशी होता है। तुम्हारा कभी ग्रेजुएशन हुआ, वो भी खुशी हुआ। तुम्हारा एक जब कभी कहीं नौकरी होगा, फाइनल रिजल्ट आया, उसमें सेलेक्टेड रहोगे, उस समय भी खुशी रहेगा। शादी भी एक खुशी होता है, परंतु इनके लिए देश सेवा, ठीक ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उस खुशी के चक्कर में ये अपनी शादी का डेट भूल गए थे और शादी ही नहीं कर पाए, ठीक ना, शादी में जा ही नहीं पाए। शादी का डेट इनका फिक्स था। इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका जिस दिन शादी था वो कहाँ गए थे? हमको तो याद ही नहीं था कि आज मेरा शादी है। समझो, ऐसे कंडीशन, ऐसे व्यक्ति थे हमारे इंडिया में। क्या इस बात से हम बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। क्या क्या अच्छा, मुंह फुला लेनी। शपथ शर्त में मतलब यही चीज़ है, राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर नहीं रहेगा और राष्ट्रपति बनने के बाद उसको वेतन भत्ता, जैसे वेतन 5 लाख रुपया मिलता है, ठीक ना, भत्ता और घर वगैरह सब चीज़ मिलता है। APJ अब्दुल कलाम ही ऐसे थे जो एक बैग और कुछ बुक लेके गए थे राष्ट्रपति भवन में, और वही बैग मतलब पहले वाला काठ वाला बक्सा था, ठीक ना, लकड़ी वाला, वही बैग और वही बुक लेके बस आए थे बाहर। बाकी सब लोगों का तो ट्रक जाता है, ठीक है। तो वो पर्सन मतलब ऐसे पर्सनालिटी हमारे इंडिया में थे। 60 नंबर, ठीक है। शर्त हो गया, शपथ हो गया। भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के सामने
देखिए सुप्रीम कोर्ट का हमारे यहाँ राष्ट्रपति के लेवल का यदि कोई पर्सन है तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ही है, ठीक ना। इसीलिए वो उनके सामने शपथ लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश इनके सामने शपथ लेते हैं। और यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वो वही उसके द्वारा कोई और व्यक्ति को भी चुन लिया जाता है कि इनके सामने लीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ही कोई न्यायाधीश ज़्यादातर होता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी भी एक पर्सन को चुन लेगा कि आप ही जाके उनका शपथ करवा दीजिए, लेकिन प्रायोरिटी उनका होता है जो चीफ जस्टिस है, ठीक ना। भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं। शपथ का मतलब तो समझते हैं ना बिंदु, क्या होता है? हम भारत के संविधान का सम्मान करेंगे, हम भारत के एकता को अक्षुण्ण बना के रखेंगे, हम भारत के मतलब कि विकास या फिर आगे प्रोन्नति करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे, ठीक ना। ये चीज़ होता है शपथ में। 3 शब्द हैं उनके लिए स्पेशली। 25 जुलाई, ठीक ना, 25 जुलाई 2020। आप लोग सर्च करके देखना थोड़ा, द्रौपदी मुर्मू शपथ में क्या बोलती हैं। 25 जुलाई था ना, 22 2017 25 जुलाई 2017 रामनाथ कोविंद, ठीक है, छाप लिए। हम पहली बार 2017 में रामनाथ कोविंद का मतलब शपथ सुने थे पूरा, वो अच्छा लगा था। हो गया। अब अंतिम में बस बचा ये सब जितना भी हुआ है राष्ट्रपति बनने के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए। अब यदि कोई व्यक्ति को बन गया है राष्ट्रपति, कुछ गड़बड़ी करे तो उसको हटाने का काम क्या है, ठीक है ना। कैसे हटाया जा सकता है उसको ही महाभियोग कहा जाता है। क्या बच गया जी? 45 ना दिखा, लोटेट ना लगा था हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को प्रेसिडेंट? थोड़ा कठिन है चैप्टर, ठीक ना अभी, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करोगे तो आ जाएगा। क्या कठिन बोलेंगे तो कैसे होगा? थोड़ा सा कठिन है बट लगभग आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ठीक ना। पीछे समझ में आया कि नहीं अभी तक में? 60 तक है ना, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। अब देखो केवल इसमें आर्टिकल ही नहीं है, इसमें जितनी सारी बातें बताएं ना वो सभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। कम से कम उम्र, अनुमोदक प्रस्तावक, ठीक है, सैलरी, ये सब चीज़ें अंतिम में, ये सब कुछ चीज़ें जो छूटा होगा वो सब लिखवा देंगे। एक या 61 ही लिखो, ठीक ना। 61 एक है मेनली, लेकिन 61 ही लिखिए आप। वीडियो बन रहा है कि नहीं? चल रहा है, ठीक है। क्या? अच्छा, महाभियोग। महाभियोग का मतलब यही है कि हटाना, ठीक ना। राष्ट्रपति को कैसे उनके पद पर हटाया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि किंग जोंग जैसे बन गया तब जाके कहते कि सबको कट ऐसे ना करवाए तो भारत का नागरिक ना रहेगा। किंग जोंग यही ना कहता है उत्तर कोरिया का, उसके हिसाब से चलना होगा। कोई किसी के घर में टेलीविज़न नहीं रहेगा, कोई अपने मन से इंटरनेट यूज नहीं कर सकता है उत्तर कोरिया में, ठीक ना। इतना ज़्यादा तानाशाही है। तो ऐसा कोनो भारत का राष्ट्रपति बन गया तब मार देंगे, उसका खुद ही मालिक है, ठीक ना। उस सभी सेनाओं का वो खुद ही मालिक है राष्ट्रपति। कुछ भी उल्टा पुल्टा तो उसको हटाने का प्रक्रिया किया गया है, ठीक ना। भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? तब महाभियोग। पहले महाभियोग ये चीज़ें जान जाइए, ये कहाँ से सीखा गया है? ये यूएसए से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यह अमेरिका के संविधान से एडॉप्ट किया गया है, ठीक ना। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से और क्या मेनली चीज़ लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल राइट्स। और अच्छा ठीक है, और अमेरिका से तो बहुत सारी चीज़ें लिए गए हैं, लेकिन इतना पढ़ा है अभी आप लोग को, ठीक ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये चीज़ें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हालांकि पहले ये चीज़ मतलब सब लोगों को लग रहा था कि राष्ट्रपति जो बनेगा अच्छा ही आदमी होगा, क्योंकि देश आज़ाद हो रहा था ना, सब तो भारतीय हो रहे हैं, तो सब लोग भारतीय पर विश्वास करता था, इसीलिए।
देखिए पहले इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद लिखेंगे, नहीं तो तुम लोगों को लिख देने के बाद समझ में नहीं आएगा, छापने लगोगे कंफ्यूज जाओगे। क्या डिस्कशन कर रहे हो अब एकदम ध्यान से सुनो, ठीक ना। महाभियोग का एक एक चीज़ें पूछे जा सकते हैं। महाभियोग का मतलब अपने लैंग्वेज में आप समझेंगे हटाना, राष्ट्रपति को हटाना, ठीक ना। तो हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति को बना कौन सकता है, पहले ये बताइए कौन कौन बना सकता है, तुम ही बताओ। महत्व बात है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी जम्मू कश्मीर के निर्वाचित। लेकिन राष्ट्रपति को बना तो सकता है उतना लोग, लेकिन हटाने का काम केवल संसद कर सकता है, बोले तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक ना। पहली बात आपसे कहेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन कौन लगा सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ए और बी दोनों, ठीक ना, ए और बी दोनों, ठीक ना। तो कौन ऑप्शन हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा, बस यही दो लोग ही हटा सकते हैं। विधानसभा या दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित जम्मू कश्मीर ये लोग नहीं हटा सकते, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक ना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में आज आपको पता है ना कि नया संसद में भाषण होगा, आप लोग देखें ना, इससे पहले इस ना कल लास्ट था, आज उद्घाटन है, ठीक है ना। आज उसमें एंट्री करेंगे नयका वाला त्रिभुज वाला जो नया पार्लियामेंट बना है। पुरनका वाला पार्लियामेंट कब का बना है आपको मोटी मोटा अभी बता देते हैं। 1921 में, हम यदि सही याद कर पा रहे हैं तो 12 फरवरी 1921 को, ठीक ना, शिलान्यास किया गया पुराने वाले संसद का, और ये 6 साल लगा था, और 1926 में ये बन के तैयार हो गया। इसके आर्किटेक्चर थे, जो इंजीनियर थे, सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर, दो व्यक्ति, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर, इन लोगों ने मिलकर 6 साल में पुराना वाला संसद भवन बनाया था। लेकिन नया वाला संसद लगभग 2 साल में बना है। 2022 पुराना वाला को संविधान भवन के नाम से, संविधान भवन के नाम से जाना जाएगा। उसमें 144 ग्रेनाइट के पत्थर लगे हैं, जो खम्मा देखोगे ना उसका 144 वो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि जब पार्लियामेंट पढ़ाएंगे तो उसमें लिखवा देंगे, अभी मोटी मोटा जान जाओ कि उसी संसद में इनको महाभियोग लगाया जाता है, ठीक ना। तो पुराना वाला संसद 1926 में बना था, 21 में स्टार्ट हुआ था, और हमारा वाला संसद 1900 कब स्टार्ट हुआ था, 20 में, 21 में शिलान्यास किए थे, और कुछ दिनों तक तो रुका था। हालांकि अभी 1922 में लगभग बन गया, 2022 में बन गया था, और लगभग 23 में अभी आप लोग देख रहे हैं कि आज एंट्री हो रहा है ना। आज ये पूर्ण रूप से डिजिटल संसद है, ठीक ना। इसमें पेपरलेस काम होगा, मतलब कागज पत्र वाला ढेर नहीं रहेगा, सबको डिजिटल रूप से सबके सामने एक टैब रहेगा, उस तरह से रहेगा। इसमें बहुत सारा चीज़ें अच्छे मेंशन किया गया है। ये नया वाला संसद को डिजाइन किसने किया है, डिजाइन किसने किया है, इंजीनियर का नाम बताओ। पटेल करके है कि विपुल कुमार, ठीक ना, विपुल कुमार, आप सर्च करिएगा, विपुल कुमार नामक व्यक्ति हैं। इन्होंने नए वाले, पुराना वाले का ज़्यादा पूछा है, सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर, इन लोगों का याद रखिएगा, ठीक ना। हालांकि लिखवाएंगे, अभी ऐसे बता दिए। तो वही संसद, केवल ये नहीं है कि असम का एमएलए जाएगा उनको महाभियोग लगाने के लिए, नहीं, केवल संसद में कौन है, लोकसभा या राज्यसभा। अब देखो कैसे लगता है महाभियोग। यदि लोकसभा के मेंबर को या फिर राज्यसभा के मेंबर को, 2 सदन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यदि लोकसभा या राज्यसभा किसी एक को ये लग जाता है कि राष्ट्रपति ठीक ठाक आदमी नहीं है, ठीक है, इसको हटा दिया जाए, ये हमारे देश में सही काम नहीं कर रहे हैं, इनको हटाना चाहिए। यदि हटाने की बात आ जाती किसी एक सदन में, मान लेते हैं लोकसभा में आ गया या फिर राज्यसभा में, किसी एक के मन में ये विचार आ जाता है कि इनको हटा दिया है, तो वो अपने सभी सदस्यों का 1/4 सदस्यों से ये डिस्कशन करेगा। डिस्कशन बोले तो लिखित रूप से ले लेगा कि हाँ आपको भी पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं है। कुल मिला के कितने हैं, 552 है ना, तो 1/4 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, लगभग 100 के प्लस ही हो जाएंगे, ठीक ना, 125 के लगभग हो जाएंगे। 125 लोग उस पर सिग्नेचर करेंगे कि हाँ ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ पास होने के बाद पहला प्रक्रिया, बस ध्यानपूर्वक समझो, ये कंडीशंस होते हैं, इस तरह से ही वो होता है। तो पहले 1/4 से पास कर लिया, और 1/4 से पास हो गया ना, और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दिया कि तार लक्षण ठीक ना बात, वहाँ हटावल जाता, ठीक ना। 1/4 या 2/3? अभी बताएंगे, 1/4, ठीक ना। पहले सबसे पहले 1/4 से पास कर लेगा, ठीक ना, और राष्ट्रपति को इन्फॉर्म कर देगा कि आपको राष्ट्रपति के पद पर महाभियोग लगाने का हम लोग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये 1/4 जो सदस्य सब लोगों ने पास किया, ये लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में पास हुआ है तो राज्यसभा अध्यक्ष को पास जाएगा। तो उनके अध्यक्ष मतलब उनके अध्यक्ष को पता चलेगा कि हाँ ये तो काम भाई प्रेसिडेंट को महाभियोग लगाने का काम चल रहा है, ठीक है। तो फिर से जो लोकसभा अध्यक्ष होगा फिर से उसी सदन में भेज देगा, कहेगा कि तुम लोग 1/4 से पास किए हो, अब 2/3 से पास करके लेके आओ। कहने का मतलब कम से कम 66 सही 2 मतलब 67%, 67%, ठीक है। 1/4 1/4 सबसे पहले पास करके दिया और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दिया, ठीक ना। ये सूचित करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप सूचित नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाए। सूचित का मतलब लिखित लेना होता है कि हमने आपको इतना दिन पहले सूचित कर दिए हैं। और उसके बाद यदि लोकसभा से स्टार्ट हुआ है तो सबसे पहले लोकसभा में, यदि राज्यसभा से स्टार्ट हुआ है तो राज्यसभा में, ठीक है। 2/3 सदस्यों से ठोस बहुमत पास हो जाएगा। 2/3 से पास हो गया, उसके बाद उस कागज़ को दूसरे सदन में भेजा जाएगा। मतलब लोकसभा ने स्टार्ट किया है तो उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, यदि राज्यसभा स्टार्ट किया है तो लोकसभा में भेजा जाएगा। तो दूसरा सदन भी यदि 2/3 सदस्यों से पास कर देता है तो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी और राष्ट्रपति को अपने पद से बर्खास्त करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से समझ लो एक बार, ठीक है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा। सबसे पहले कोई एक सदन क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है, तो लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी एक सदन, ठीक ना, या फिर दोनों सदन, मतलब दोनों सदन तो नहीं लगाएगा। मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग या किसी भी एक व्यक्ति को हटाने का काम किसी एक व्यक्ति के दिमाग में पहले आया होगा, है ना। यदि मान लेते हैं कोई सरकार गड़बड़ है, मान लेते हैं बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार गड़बड़ थी, तो उसकी गड़बड़ी धीरे धीरे पता चलती है ना, कुछ भी चीज़ें धीरे धीरे पता चलती है। तो एक व्यक्ति के नज़र में आया होगा, वो मान लेते हैं लोकसभा का रहा होगा या राज्यसभा का रहा होगा, तो लोकसभा का है तो वो अपने बहुमत में पास कर लेगा, ठीक ना, पहले 1/4 से, फिर 2/3 से, उसके बाद वो दूसरे सदन में भेजेगा, वहाँ पर भी 2/3 से पास कर लेगा, तब पूरे महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी और राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? ये चीज़ें लिख देते हैं, ठीक है ना। आप लोग छापते रहिएगा साथ साथ में। सदन लोकसभा या राज्यसभा, ठीक ना। सदस्य से पास करके अपने पर करके अध्यक्ष के पास देंगे और महाभियोग लगाने के 14 दिन पूर्व पहले, ठीक ना, राष्ट्रपति को सूचित करना होता है। कल हम पूछेंगे, जो लोग भी यदि डाउट में है ना कि छाप लेते हैं, पहले पूछेंगे तब आगे पढ़ाएंगे। सूचित करना होता है, 14 दिन पूर्व सूचित करना होता है, हाँ, के से पास करके अध्यक्ष के पास देंगे और महाभियोग लगाने के 14 दिन पूर्व सूचित करना होता है। पुनः उसी सदन में, जिस सदन से स्टार्ट हुआ था, उसी सदन से 2/3 सदस्य द्वारा पास करना होगा। उसके बाद दूसरे सदन में भी 2/3
सूचित मतलब सर जाना। इन्फॉर्म, तब वहाँ भियोग नहीं, प्रक्रिया क्या बोल रही हैं? इतना पढ़ लिए को जानी को ना हटाओ क्या? नहीं मैं कहाँ पूछी। छापिए अब, ठीक ना? तब महाभियोग की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। अमान लिखा है सच्ची? उसका कॉपी पास करिए तो सुशील लेके दिखाइए ना। दिखा, अभी लिखने लगा। सर वो क्या लिखा? उसी के बाद फिर उसके बाद ना ये चीज़ पूछ रही हैं, दूसरे सदन में भी 2/3 सदस्य से पास करा लेंगे। नहीं दे रहा है अब। देखा, अभी उसको पता नहीं कि कहाँ लिखा है। लिखा है लेकिन कहाँ लिखा है। तुमको खुद ही पता नहीं है कि कहाँ लिखे हो और कह रहे हो कि कॉन्फिडेंटली हम लिखे हैं। कल आप आए थे ना क्लास में? आप ग्रुप में नहीं हैं? अभी जुड़े कि नहीं? अभी जुड़ गए? वो लड़का आज नहीं आया है ना? एक ठो लड़का नहीं आया ना? वो नहीं आया। उसका क्या नाम है? रवि नाम है। क्वेश्चन करता है, याद उसको एक भी नहीं रहता है। अभी घर गया अपना। छाप लिए? हाँ? इस तरह से राष्ट्रपति का मोटी मोटा आर्टिकल हो गया, ठीक है ना? उसके बाद भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं इनका, वो बता देते हैं। क्या 53 और 1 क्या 53? कार्यपालिका के प्रमुख, भारत का एकदम मालिक, ठीक ना? ठीक ना? समझ में आया आपको? ठीक ना? सस्ता वाला कपड़ा खरीदना है कि महंगा कपड़ा खरीदना है? ठीक ना? लहंगा खरीदना है कि खाली सूट सलवार में चल जाना है? तो इसका डिसाइड कौन लेगा? पापा लेंगे या मम्मी लेंगे? है ना? तो वही चीज़ है। तो भारत में कोई काम कौन करना है या फिर कितना तक करना है, ये अंतिम डिसीजन कौन लेगा? एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो हमारे यहाँ कार्यपालिका के प्रमुख, आपके घर के कार्यपालिका के प्रमुख आपके मम्मी होंगे या पापा होंगे? ज़्यादातर आजकल मम्मी हो गई हैं, है ना? पहले पापा हुआ करते थे, आजकल तो मम्मी हो गई हैं। तो भारत के भी इस समय इसलिए मम्मी के लेवल का कुछ रख दिया गया है, ठीक ना? मुर्मू जी को। आपका कौन है घर पे CEO? मम्मी है कि पापा? दादा हैं। अच्छा, तब ठीक है। ठीक है, छाप लिए? अब इतना ताम झाम करके हम लोगों ने राष्ट्रपति को बनाए, है ना? हटाने का भी पढ़ लिए। अभी करेंगे क्या? ठीक है ना? इनका काम क्या है? ज़्यादातर तो दिन भर न्यूज़ में मोदी मोदी होते रहता है ना? द्रौपदी मुर्मू का दिन भर में आप देखते होंगे कभी कभी एक महीना कहीं उन चैनल में ही नहीं आती होंगी, है ना? इतना मेन आदमी है तो काहे नहीं कभी आते हैं? खाली हम लोग मोदी मोदी करते रहते हैं, हर जगह मोदी। अभी आप देखें G20 में एक दिन हमको नहीं देखी, आई थी लेकिन उनको G20 में नहीं दिखा गया। एक बार बस शाम को लोग खाना खा रहे थे तो वहाँ पर खाना खाने के लिए, तो ये शायद मेहमान नवाजी करवा रही थी, खिला रही थी क्या, ऐसा कुछ। द्रौपदी मुर्मू भी चर्चा में नहीं रही, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था ना, तो भारत चर्चा में रहा। तो ठीक ही है। अच्छा, ये बात जो डिबेट है ना भारत और इंडिया का, हाँ, मतलब ये भारत जो है ना हम लोग का हिंदू नाम है, ठीक ना? हिंदू द्वारा लिखा गया, मतलब मैं मानता हूँ ऐसा, और बुकों में भी थोड़ा सा स्पष्टली किया गया। हिस्ट्री पढ़िएगा ना तो उसमें अंग्रेज ना
इंडियंस को थोड़ा सा इंडिया बोलते थे वो तुच्छ समझते थे, इसलिए वो नाम दिए थे। जैसे मतलब कि चाहते हैं भारत हो जाए। हाँ, मतलब आप समझते हैं ना कि ये आपके जैसे कोई नीच जाति का है, पंडित जी लोग हैं ना, पंडित जी लोग हैं, और एक यदि हरिजन कैटेगरी का है तो पंडित जी हरिजन कैटेगरी को चमार बुलाता है ना, तो पंडित जी की नज़र में वो हरिजन कैटेगरी का व्यक्ति चमार समझ, उसके नज़र में तुच्छ है कि नहीं, तुच्छ है ना। तो इसी तरह से वो जो अंग्रेज है ना, हमारे इंडिया को तुच्छ समझ के इंडिया बुलाते थे। हाँ, इंडियंस। हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, इंडिया इक्वल, मतलब कह सकते हैं इंडिया मतलब कि भारत, है ना, हमारा भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा, इंडिया इक्वल भारत राज्यों का संघ होगा। ये भी तो लिख सकता था कि भारत इक्वल इंडिया राज्यों का संघ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले भारत को मेंशन करना होता, तो इसीलिए थोड़ा इसको हटा देना भी ठीक है। हालांकि इस समय हटा रहा है तो लोगों का नज़र केवल विपक्ष वाले इंडिया पर जा रहा है, ठीक ना, विपक्ष वाले इंडिया पर जा रहा है, वो बातें हैं, ठीक ना, और कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। इंडिया मतलब हमारा भारत हो गया है, ये बात है। और वर्ल्ड का पूरा लीडर आया है ना, तो उनके सबके दिमाग में घुसाना है कि मेरा अब अंग्रेज़ों द्वारा दी गई पहचान अब नहीं रह गई है, हम अपना भारत है मेरा, ठीक ना। इसलिए इन्होंने उसी टाइम बदला जिस टाइम वर्ल्ड के पूरे लीडर आ रहे थे। ये एक बहुत बड़ा वजह है, ठीक ना। बीजेपी ने ये प्लान बनाया कि पूरे वर्ल्ड के माइंड में हमको सेट करना होगा कि हमारे देश का नाम भारत है, न कि इंडिया है, और कोई विशेष वजह नहीं है। लग रहा होगा विपक्ष को कि इंडिया और हमारा नाम रख दिया गया इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से राष्ट्रपति को हम लोगों ने बनाया, हटाया, और उसके बाद आपने देखा कि लगभग उनके कार्यकाल पद लगभग इस 50-60 क्वेश्चन आप लोगों को उतना में हो गया, ठीक ना, राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति का क्वेश्चन लगभग वहाँ से पूछ जाते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति घरे का मेन मालिक है ना, तो वो क्या क्या कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक ना, भारत में क्या क्या कर सकता है, तो उस चीज़ों को बस हम पढ़ देते हैं। बाकी आपके बुक में है, उस चीज़ों को छाप के आना, ठीक ना, सब लोगों को छाप के ही आना, हम ग्रुप में डाल देंगे सब लोगों के लिए, ठीक है। तो मेनली हम बता देते हैं, शब्द का मतलब एक ठो बता देंगे। पहला हो सकता है कानूनी, आपके बुक में दिया हुआ है, नियुक्ति संबंधी अधिकार। भारत का मालिक कौन है, राष्ट्रपति, है ना। तो मतलब कि आपके भी घर के एक ठो मालिक होंगे, तो किसको किस जगह पर नियुक्त किया जाए, है ना। कौन लड़का, जैसे आपके घर में आपके पापा हैं, आप 3 भाई हैं, ठीक ना, तो कौन बेटा कौन काम करेगा, या फिर किस बेटा का कौन वाला रूम रहेगा, लगभग मम्मी पापा या फिर घरे का मालिक रहेंगे, वही डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, नियुक्ति टाइप का। तो हमारे देश के भी राष्ट्रपति सभी लोग को नियुक्त करते हैं। जैसे हमारे यहाँ आप समझ सकते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, ठीक ना, इन लोगों को कौन करते हैं नियुक्त, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य न्यायाधीश, सभी राज्यपाल लोगों को, ठीक ना, नियंत्रण और महालेखा परीक्षण लोगों का, जैसे आप कह सकते हैं चुनाव आयुक्त का, ठीक ना, ये क्या कहते हैं, ये अंतर्राज्यीय परिषद संघ लोक सेवा आयोग, जैसे आप यूपीएससी वाला जो मेन चेयरमैन है उनका अध्यक्ष, उनको भी नियुक्त करने का काम यही करते हैं। ये सीधे सीधे वित्त आयोग के अध्यक्ष का, ठीक ना, पिछड़ी जाति या SC ST जाति का अध्यक्ष, उनको कौन वेरीफाई करेगा कि कौन पिछड़ी है कौन SC ST में, इसके अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। मोटी मोटा अपने दिमाग में आप सेट करना ऐसे, ठीक ना, पूरा याद नहीं हो पाएगा, मोटी मोटा इस तरह से सेट करना कि जो किसी भी क्षेत्र का सबसे बड़ा लीडर है, ठीक ना, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, ठीक ना। कुछ जगहों पर जैसे स्टेट का भी थोड़ा सा राज्यपाल को भी पावर दी गई है, ठीक ना, लेकिन ज़्यादातर आप देखिएगा जो भी मेन पावर है, जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राज्यपाल, नियंत्रण और महालेखा परीक्षण वित्त आयोग, दो राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय संबंध कैसा रहे, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति। मोटी मोटा जितने भी बड़ा लेवल की चीज़ें हैं वो सब लोगों को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति, ठीक ना। आप अपने नोटबुक में नोट करके आना है कि कितने लोगों का, उस सब नाम पूछ देता है सीधे सीधे, ठीक ना, नाम ही लेके कह देता है कि इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, ठीक है। ये हो गया मतलब कि राष्ट्रपति का। ये भाषा आयोग के सदस्यों का, ठीक है ना, भाषा आयोग का मतलब कुल मोटी मोटा 16-17 लोग हैं, ठीक है ना, 16-17 पोस्ट का नाम दिया गया कि इनको नियुक्ति राष्ट्रपति महाराज ही करते हैं।
ठीक है, ये हो गया उनका एक तरह से कानूनी, ये कह सकते हैं कि नियुक्ति संबंधी अधिकार, किसको किसको नियुक्त करेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं विधायी अधिकार क्या है, कि विधि नियम देश में बनाने के लिए उनके पास क्या क्या अधिकार हैं। अच्छा कै बज रहा है? 6 बज रहा है ना, ठीक ही है सर जी, आ जाते हैं तो ठीक है, तब तक पढ़ा रहे हैं ना, दिक्कत नहीं ना, ज़्यादा तो नहीं ना, ओवरलोड होगा तो बताना, ठीक ना। हैं, कितने लोगों को ओवरलोड हो रहा है? हैं, मेरा हो रहा है, क्यों? पता नहीं क्यों। पानी पी लो ना। और किसी को तो दिक्कत नहीं है? और किसी को दिक्कत नहीं ना है? ज़्यादा फैन का हवा लग गया ना, है ना, ज़्यादा ही आराम हो गया। नहीं सर, वो बात नहीं है।